Nazreen, this time we have with us Mr. Asif. He is the CEO of Optimus, which is a renowned brokerage house and a capital market consulting firm. Asif bhai, welcome to the show. Thank you very much. Thank you for inviting me. Great. आसिफ भाई से आज हमारा आइडिया है, प्लान है डिस्कस करने का उन इश्यूज़ को इकोनॉमी के जो कैपिटल मार्केट से डायरेक्ट कनेक्टेड हैं, वो रिफॉर्म्स जो कैपिटल मार्केट में लिक्विडिटी ला सकती हैं, पार्टिसिपेशन ला सकती हैं, और मार्केट में जो इश्यूज़ हैं रिफॉर्म्स के उनको एड्रेस कर सकते हैं. सो आसिफ भाई, बिफोर गोइंग इनटू द कैपिटल मार्केट, ज़रा एक मैक्रो लेवल पर हमारे नाज़रीन के लिए काइंडली बता दीजिए कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं विच आर होल्डिंग द मास पार्टिसिपेशन इनटू द कैपिटल मार्केट. व्हेन वी लुक एट द रीजन, इंडिया, बांग्लादेश, ईरान, ऑल द रीजन्स कंट्रीज़, किसी में भी इतनी कम पार्टिसिपेशन नहीं है लोगों की. सो काइंडली ज़रा थोड़ा सा हमारे ऑडियंस के लिए बताइएगा कि what is the issue with the structure of the capital market or our economy? Where do you see the problem as to why people are not coming to the capital market? सानी साहब, इसमें कोई एक सिंगल फैक्टर नहीं है जिसकी वजह से हमारी मार्केट में इन्वेस्टर पार्टिसिपेशन और इन्वेस्टर बेस का लेवल जो है वो काफी रिड्यूस्ड है. और अभी से नहीं, ये तो हमेशा से पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट का एक चैलेंज रहा है. इसमें अगर आप फैक्टर्स आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे, एक तो ये है कि मार्केट का परसेप्शन इशू जनरल पब्लिक में काफी कमजोर है. आई थिंक बहुत सारे लोग स्टॉक मार्केट को इक्वेट करते हैं विद स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज और गैम्बलिंग और इस तरह की बातें, विदाउट रियलाइजिंग कि जो लिस्टेड कंपनीज और बिजनेसेस है वो रियल बिजनेस है और ओवर पीरियड ऑफ टाइम उनकी प्रॉफिटेबिलिटी में, उनके डिविडेंड्स में इजाफा हो रहा है. लेकिन एक परसेप्शन इशू मार्केट का हमारी काफी सीरियस है जनरल पब्लिक के सामने. एक तो हमारे यहाँ जो इंटरेस्ट रेट्स का लेवल है टिपिकली वो खासा हायर है, तो सेवर्स के लिए इन्वेस्ट करना इन हायर रिस्क इन्वेस्टमेंट सच एज स्टॉक मार्केट या इक्विटीज इन जनरल, वो उसका इंसेंटिव कम होता है. दूसरा जो ये है कि पाकिस्तान में एक जो अप्रोच है इन्वेस्टर्स की वो ट्रेडिशनली ज्यादा टुवर्ड्स रियल एसेट्स रही है, जिसमें स्पेशली रियल एस्टेट या प्रॉपर्टी प्रेफर्ड एक किस्म का हमारा नेशनल कल्चर है कि लोग उसमें प्रेफर करते हैं इन्वेस्ट करना एज कम्पेयर टू फाइनेंशियल एसेट्स. तो ये आई थिंक 2-3 चीजें हैं. पर उसके अलावा रेगुलेटरी साइड से हमारे यहाँ चीजें ओवर द लास्ट 5 से 10 सालों में बहुत ज्यादा चेंज हुई है. चीजों को खासा मुश्किल बना दिया गया है इन्वेस्ट करने के लिए फ्रॉम रेगुलेटरी स्टैंड पॉइंट. तो जब लोगों के लिए आसान इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज फिक्स इनकम में या प्रॉपर्टी के शेप में एग्जिस्ट करती होंगी, तो उनका फिर इंसेंटिव टू कम टुवर्ड्स एक्विटी मार्केट वो कम हो जाता है. तो ये तो एक मोटी पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से शायद पाकिस्तान में जो स्टॉक मार्केट है उसमें इन्वेस्टर्स की पार्टिसिपेशन लो रही है. ओके आसिफ भाई, ये एनएसएस रिलेटेड जो रिसेंट गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन जारी किया है, आपको लगता है कि इससे बाजार पे अच्छा फर्क पड़ना चाहिए? It was a long standing issue. जी, ये जो एनएसएस का सिस्टम पाकिस्तान में एग्जिस्ट करता है, ये कम ही मार्केट में इस तरह का एक पैरेलल सिस्टम एग्जिस्ट कर रहा होता है. ये एक नॉन मार्केट सिस्टम है. गवर्नमेंट जो पैसे अपने डेट के लिए रेज करती है थ्रू ऑक्शंस, उसमें गवर्नमेंट डिसाइड करती है उसने कितने अमाउंट पिक करने हैं, किस रेट पे पिक करना है. एनएसएस ऑन टैप इन्वेस्टमेंट होती है जिसमें गवर्नमेंट जो होती है उसके ऊपर कोई पेट्रोल एसेस नहीं लगा सकती. इसके अलावा एक इम्प्लिसिट पुट ऑप्शंस एग्जिस्ट करती है एनएसएस के अंदर, जिसकी वजह से एक डिस्टॉर्शन मार्केट में क्रिएट हुई थी. मार्च 2000 में इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट ऑफ ऑल काइंड्स एनएसएस में बैन हो गई थी. उसके बाद 7-8 साल के बाद 2008 में पार्शली इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट्स को खोल दिया गया था एनएसएस में, जिसकी कोई वैलिड रीजन समझ में नहीं आए थे. तो भी वो इन्वेस्टर ग्रुप जो अपना क्लाउड एक्सरसाइज कर सकता था गवर्नमेंट के साथ, उन्होंने शायद उस क्लाउड को एक्सरसाइज करके ये जो इन्वेस्टमेंट थी दोबारा इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट एनएसएस में खुलवा ली थी. ये चेंज जिस तरह आपने फरमाया बिल्कुल लॉन्ग आउटस्टैंडिंग थी. एज पार्ट ऑफ कैपिटल मार्केट रिफॉर्म्स जितने भी फ्लोज डेट में आने चाहिए वो मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म के जरिए आने चाहिए, ताकि प्राइस डिस्कवरी का प्रोसेस गवर्नमेंट के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए बेहतर हो सके, ज्यादा एफिशिएंट हो सके. तो ये इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट पे पाबंदी लगाना एनएसएस में मेरे ख्याल से तो एक बड़ा पॉजिटिव चीज है. बट हैविंग सेड दैट, क्योंकि ये एनएसएस की इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट है जो कि फिक्स इनकम की इन्वेस्टमेंट है ट्रेडिशनली,
तो शायद ये फ्लोज पीआईबीज में तो ज्यादा जाएंगे, और ये एटलीस्ट बल्क जो इन अमाउंट्स का है वो शायद ज्यादा पीआईबीज की तरफ जाएगा या बाकी फिक्स इनकम सिक्योरिटीज की तरफ जाएगा। इक्विटी कैपिटल मार्केट में खाली इस पाबंदी लगने की वजह से शायद ज्यादा फर्क ना पड़े। ओवरऑल इंटरेस्ट रेट्स का जो लेवल रिड्यूस हुआ है पाकिस्तान में पिछले 3 से 4 महीने के दौरान, उसका जरूर इम्पैक्ट आ सकता है पॉजिटिव इन टर्म्स ऑफ एडिशनल फ्लोज इनटू द स्टॉक मार्केट। ओके, ग्रेट। सो आसिफ भाई, ये बताइएगा कि डेट पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है, और हमेशा पाकिस्तान को जब कर्ज़ा उतारना होता है तो पाकिस्तान को नए बॉन्ड से इशू करने होते हैं, नया कर्ज़ा लेना होता है। सो इस पर आपका कोई व्यू है कि ये वाला इसका कोई लॉन्ग टर्म परमानेंट रेजोल्यूशन हो कि पाकिस्तान इस सिचुएशन को किस तरीके से एड्रेस करे, किस तरीके से हैंडल करे? जी, पाकिस्तान देखिए, डेट लेना इटसेल्फ कोई बुरी चीज नहीं होती। दुनिया में तमाम ममालिक जो हैं, उन तमाम इकोनॉमीज के ऊपर डेट मौजूद है। एटलीस्ट जो दुनिया की बड़ी बड़ी इकोनॉमीज है उनके ऊपर भी बहुत बड़ा अमाउंट ऑफ डेट एग्जिस्ट करता है। एब्सोल्यूट लेवल ऑफ डेट से फर्क नहीं पड़ता। डेट एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी, जो नेशनल आमदन का एक एस्टिमेट होता है, वो लेवल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। पाकिस्तान में आज से 20 साल पीछे चले जाए तो पाकिस्तान मोर और लेस उसी डेट टू जीडीपी लेवल पे था जहां आज खड़ा हुआ है 20 साल के बाद। क्योंकि हमने जो पिछले 20 साल के दौरान जिस पीरियड में पाकिस्तान का डेट टू जीडीपी इंप्रूव हुआ है, उसके इंप्रूव होने की एक बहुत मेजर वजह यह थी कि वो पीरियड हायर जीडीपी ग्रोथ का था। तो जब आपकी हायर जीडीपी ग्रोथ आ रही होती है तो आपके जो डिनोमिनेटर जीडीपी का है वो ज्यादा रेट पे ग्रो कर रहा है एज कम्पेयर टू आपका जो न्यूमरेटर है जो कि डेट का लेवल है, तो उसमें फिर आपकी रेशो नीचे आती है। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल बनी हुई है, जो स्ट्रक्चरल चैलेंजेस पाकिस्तान को दरपेश हैं, स्पेशली एनर्जी से मुताल्लिक जो बहुत बड़ा एक ड्रेन है, और बाकी जो लॉस मेकिंग पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हैं, फिर हमारी जो टैक्स मशीनरी की इनेबिलिटी है टू कलेक्ट टैक्सेस, बहुत बड़े बड़े हमारे यहाँ लीकेजेस हैं, डॉक्यूमेंटेशन का मसला, ये खासे एक पेचीदा मसाइल है जिसकी वजह से कोई इमीडिएट शायद या शॉर्ट टर्म सोल्यूशन निकालना तो बहरहाल बहुत मुश्किल बात होगी। लेकिन एक कोशिश जरूर हो सकती है कि स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की, जिसमें एफबीआर की टैक्स मशीनरी को इम्प्रूव किया जाए, एक बड़ी लिमिटेड बेस से हम टैक्स कलेक्ट कर रहे होते हैं उसको चेंज किया जाए, और दूसरी साइड पे जो एक्सपेंडिचर है उसमें स्पेशली वो एक्सपेंडिचर जो कि प्रोडक्टिव नहीं है, स्पेशली जो सब्सिडीज का लेवल है, जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के लॉसेस हैं, उनको रिड्यूस किया जाए। अरे ये कॉम्बिनेशन होगा कोई एक, और खाली सिर्फ ये नहीं है कि ये कॉम्बिनेशन खाली पेपर की हद तक हो, इसकी इम्प्लीमेंटेशन एग्जीक्यूशन जो है वो प्लानिंग से और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जब वो ये काम स्टार्ट होंगे तो इंशाल्लाह फिर डेट टू जीडीपी लेवल भी गिर सकता है। आसिफ भाई, ये जो प्राइवेटाइजेशन का प्रोसेस है, गवर्नमेंट बार बार इनिशिएट करती है और फिर वो उस प्रोसेस को समहाउ ब्रेक्स लग जाती हैं। सो इन हालात में यू सजेस्ट कि गोइंग फॉरवर्ड इन दिनों भी गवर्नमेंट को सोचना चाहिए प्राइवेटाइजेशन के प्रोसेस को रिजुविनेट करने के लिए? देखिए, 2-3 चीजें। पाकिस्तान का ओवरऑल जो प्राइवेटाइजेशन का एक्सपीरियंस है अर्ली 90s से लेके 2010 वगैरह तक जो हमने प्राइवेटाइजेशन किए हैं, वो तो मेरी नज़र में तो खासा पॉजिटिव है। हमारा सीमेंट सेक्टर और जो था ये वन ऑफ द सेक्टर्स था कि जो कि अर्ली 90s में प्राइवेटाइज हुआ। पहले पाकिस्तान में सीमेंट की शॉर्टेजेस हो जाया करती थी 1980s के दौरान, अर्ली 90s में सीमेंट सेक्टर में प्राइवेट पार्टिसिपेशन की वजह से बड़ी मैसिव कैपेसिटी एक्सपेंशन हुई। इन कंपनीज ने अपनी एफिशिएंसी लेवल्स को बहुत ज्यादा इंप्रूव किया। ना सिर्फ डोमेस्टिक शॉर्टेजेस रिड्यूस हुई बल्कि हमने सीमेंट एक्सपोर्ट भी करना शुरू कर दिया। इसी तरीके से बैंकिंग का एक्सपीरियंस भी पाकिस्तान का बहुत पॉजिटिव है। जो लॉस मेकिंग बड़े बड़े बैंक से यूबीएल, हबीब बैंक, एलाइड बैंक, ये सारे प्राइवेटाइज हुए हैं, और पब्लिक सेक्टर में से प्राइवेटाइज होने के बाद जब ये प्राइवेट हैंड्स में आए तो इनकी प्रॉफिटेबिलिटी में टर्न अराउंड आए। इन्होंने बहुत बड़े गवर्नमेंट को टैक्सेस एंड डिविडेंड्स में कंट्रीब्यूशन देना शुरू किया। तो एक बात तो ये है कि जो हमारा एविडेंस है वो तो ये बता रहा है कि पाकिस्तान में जनरली प्राइवेटाइजेशन कामयाब रही है कंपनीज को टर्न अराउंड करने में और एफिशिएंसी सेक्टर में इन जनरल लाने में। तो गवर्नमेंट को प्राइवेटाइजेशन एज अ प्रिंसिपल तो मेरा ख्याल से जरूर फॉलो करना चाहिए। पब्लिक सेक्टर में जितना मर्जी आप कोशिश कर लें,
उसके अपने एक इनहेरेंट लिमिटेशंस होते हैं, इंसेंटिव स्ट्रक्चर की लैकिंग होती है, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस स्लो होता है। फिर पाकिस्तान स्पेसिफिक पेक्यूलियरिटीज, जिसमें ये नैब एफआई के थ्रेड्स और कोर्ट वगैरह, ये इश्यूज की वजह से लोग काम नहीं कर पाते जिस तरीके से करना चाहिए। तो प्राइवेटाइजेशन तो मेरा ख्याल से तो इस पे तो कोई डिबेट नहीं होनी चाहिए कि ये अच्छी है या नहीं है। ये मेरे ख्याल से तो एविडेंस एग्जिस्ट करता है कि इस तरह पाकिस्तान को बहुत बेनिफिट हुआ है। किस स्ट्रक्चर में करनी है प्राइवेटाइजेशन, किस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में करनी है, उस पर डिबेट्स हो सकती हैं। और दूसरा ये है कि इस वक्त जो चैलेंज पाकिस्तान को दरपेश है, जो हमने अभी थोड़ी सी देर पहले बात की, वो ये कि गवर्नमेंट के पास रिसोर्सेज का शॉर्टेज है। इस वक्त जो पाकिस्तान का कॉर्पोरेट और प्राइवेट सेक्टर है, उसके पास लैक उसकी कैपेसिटी टू इन्वेस्ट बहुत ज्यादा है। पाकिस्तान का प्राइवेट सेक्टर क्रेडिट टू जीडीपी रेशियो जो होगा वो तकरीबन 15% के अराउंड है। ये पीक हुआ करता था 28-29% के करीब 2007-2008 में। प्लस अगर आप लोकल कंपनीज की बैलेंस शीट देखें, जो हमारे बड़े ग्रुप्स हैं, उनकी बैलेंस शीट्स में डेट का लेवल बहुत लो है या नहीं एग्जिस्ट करता, नेट कैश पे बैठी होंगी, उनकी कैपेसिटी टू इन्वेस्ट बहुत ज्यादा है। तो हमारे पास ये सिचुएशन बनी हुई है कि हमारे पास एक पब्लिक सेक्टर है जो रिसोर्स स्टाफ्ड है, जिसके पास कैश नहीं है, एबिलिटी टू इन्वेस्ट नहीं है, उसके पास एक्सपर्टीज नहीं है। और दूसरी तरफ हमारे पास एक प्राइवेट सेक्टर एग्जिस्ट करता है कि जिसके पास एबिलिटी टू इन्वेस्ट बहुत है, कैपेसिटी टू इन्वेस्ट बहुत ज्यादा एग्जिस्ट करती है, अपॉर्चुनिटीज एग्जिस्ट नहीं हो रही, क्योंकि पिछले 10 सालों में हमने देखा है कि सारी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज या तो पब्लिक सेक्टर के पास चली गई, गवर्नमेंट ने खुद अपना रोल एक्सपैंड करना शुरू कर दिया, या सीपैक के जरिए वो चाइनीज इन्वेस्ट करते रहे। तो इस वक्त तो गवर्नमेंट को सूट यही करता है कि वो प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाए, लार्ज स्केल बेसिस पे जाए, जिसमें हमारी लॉस मेकिंग एंटिटीज, जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, जनरेशन कंपनीज हैं, इनको प्राइवेटाइज करें विद राइट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क और राइट स्ट्रक्चर। जिस तरह मेरा अपना ख्याल है कि डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज की प्राइवेटाइजेशन में आउटराइट सेल से शायद गवर्नमेंट को पैसे नहीं मिलेंगे, उससे बेहतर ये है कि गवर्नमेंट एडिशनल कैपिटल इशुएंस के जरिए इन कंपनीज को प्राइवेटाइज करे, ताकि जो नए इन्वेस्टर्स हैं वो आके पैसा डे वन कंपनी में इन्वेस्ट करें, और वो पैसा फिर आगे यूटिलाइज हो सके फॉर फर्दर इन्वेस्टमेंट, और इन कंपनीज को टर्न अराउंड किया जा सके। जबरदस्त। Asif bhai, we now have to take a small short break, and after the short break we will talk about foreigners participation, Pakistan Stock Exchange की corporatization, demutualization, और उसके बाद future की direction. So we will now take a short break. नाज़रीन, हम मिलते हैं एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। वक्फे से पहले हम आसिफ भाई से बातचीत कर रहे थे कि पाकिस्तान की जो मैक्रो इकोनॉमी का लैंडस्केप है, उसके कॉन्टेक्स्ट में लोगों की पार्टिसिपेशन कम है, उसकी वजूहात क्या हैं, किस तरह की रिफॉर्म्स होनी चाहिए, और ये कोविड-19 के कॉन्टेक्स्ट में जो ख़ास तरह की सिचुएशन है, इसको असरअंदाज बिल्कुल नहीं होने देना चाहिए प्राइवेटाइजेशन के प्रोसेस पर। सो आसिफ भाई ने कुछ मैक्रो इकोनॉमी के नंबर्स भी डिस्कस किए। इस सेगमेंट में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द डीम्यूचुअलाइजेशन ऑफ द पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, इट्स फ्यूचर डायरेक्शन, एंड फॉरेनर्स पार्टिसिपेशन इन आवर कैपिटल मार्केट। सो आसिफ भाई, जैसे मैंने लोगों को अभी इंट्रोडक्शन दिया कि वक्फे से पहले हम क्या बात कर रहे थे, इस सेगमेंट में वी वांट टू टॉक अबाउट कि फॉरेनर्स का जो पार्टिसिपेशन है वो कम होता जा रहा है, एंड वी हैव सीन कि कोई 3 से 4 बिलियन डॉलर के आउटफ्लोज हो चुके हैं। So जब when we look at the पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज आफ्टर दिस डीम्यूचुअलाइजेशन, तो हमें तो एक ही चीज़ नज़र आती है कि ये ब्रोकर एसोसिएशन जो है वो सही है, ये ब्रोकर एसोसिएशन सही नहीं है। हमें कोई एक कोहेसिव स्ट्रेटजी नहीं दिखती ब्रोकरेज इंडस्ट्री से या रेगुलेटर की साइड से कि ये आउटफ्लोज हो रहे हैं, मैसिव आउटफ्लोज हो रहे हैं। देयर हैज़ टू बी अ स्ट्रेटजी के सब मिलकर इस चीज़ को काउंटर करें, कोई स्ट्रेटजी बनाएं कि फॉरेनर्स दोबारा इस बाज़ार की तरफ देखने लगे। ये बात ठीक है कि कोविड-19 के कॉन्टेक्स्ट में वी आर गोइंग टू बी वन ऑफ द मोस्ट हिट इकोनॉमीज़ जहाँ पे फॉरेन पार्टिसिपेशन शायद कम रह सकती है, बट स्टिल व्हेन वी लुक एट सम ऑफ द इकोनॉमीज़, हमारे रीजन में इंडिया वाज एक्सपेक्टिंग $20 बिलियन, उसको $8 बिलियन इस साल में आ गए, डिस्पाइट यानी मार्च से इस 30 जून तक हमारे आउटफ्लोज का सिलसिला जो डिस्पाइट
यानी इससे पहले भी था, कोविड-19 के बाद तो और बुरी सिचुएशन हो गई। सो व्हाट इज़ योर व्यू ऑन दिस आसिफ भाई? सानी साहब, इसमें मार्केट के दो एस्पेक्ट्स हैं। एक तो प्योर फंडामेंटल्स हैं जो कंपनी इंटरेस्टेड हैं। मैक्रो इकोनॉमी पे हमने बात की है कि जो चैलेंजेस पाकिस्तान ने फेस किए फिस्कल साइड पे, बीच में 2018 में हमारा चलन अकाउंट क्राइसिस बहुत ज्यादा डीपन हो गया, करेंसी डिवैल्यूएशन बहुत हुई, वो तो मैक्रो लेवल रिस्क फैक्टर्स सबको पता है और जो चैलेंजेस रहे हैं वो सबको मालूम है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि हमारे यहाँ, मैं अगर आपको मार्केट के बारे में एक थोड़ा सा स्नैपशॉट दूं, तो हमारी मार्केट की टोटल फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन जो गवर्नमेंट स्पॉन्सर्स की शेयर होल्डिंग के बाद के अलावा बाकी जो मार्केट की कैपिटलाइजेशन बनती है वो तकरीबन 11 साढ़े 11 बिलियन डॉलर की रेंज में बनती है, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है। और इसका अगर आप सेक्टर वाइज ब्रेकडाउन देखेंगे तो तकरीबन 23% 24% हिट जो है वो एनर्जी सेक्टर का है, पूरी एनर्जी चेन, जिसमें एक्सप्लोरेशन प्रोडक्शन कंपनीज हैं, रिफाइनिंग है, ऑयल मार्केटिंग, गैस डिस्ट्रीब्यूशन, पावर जनरेशन, ये सेक्टर्स आ जाते हैं। मजीद 23-24% जो है वो फाइनेंशियल सेक्टर है, कमर्शियल बैंक, एनबीएफसीज वगैरह, मुदारबस, ये सेक्टर्स में आ जाते हैं। फिर मजीद तकरीबन 12-13% फ्री फ्लोट का वो हमारा फर्टिलाइजर सेक्टर है। तो पाकिस्तान के 3 मेजर सेक्टर्स, एनर्जी, फाइनेंशियल सर्विसेज और फर्टिलाइजर मिला के तकरीबन 60% ऑफ पीएससी 100 का फ्री फ्लोट रिप्रेजेंट कर रहे हैं, राइट, बल्कि पीएसएक्स का फ्री फ्लोट रिप्रेजेंट कर रहे हैं। राइट। तो ये सेक्टर्स, इनमें जो चैलेंजेस रहे हैं वो 2 सेक्टर्स में मैं आपको सिर्फ आपके ऑडियंस के लिए सिर्फ एक्सप्लेन कर सकूं ब्रीफली। एक ही एनर्जी का जो हमने इशू प्रेजेंट किया पहले भी। अब पाकिस्तान की सूरत हाल ये है कि सर्कुलर डेट की वजह से इन कंपनीज की अकाउंटिंग प्रॉफिटेबिलिटी तो बहुत है। ईएनपी कंपनीज में अगर आप ओडीसी, बीपीएल, पीओएल, जितनी पूरी चेन है, इस तरह पावर कंपनीज, इनकी अकाउंटिंग प्रॉफिट्स बहुत है। लेकिन पिछले कुछ सालों में सर्कुलर डेट के डीपन होने की वजह से इनकी डिविडेंड पेइंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा कंस्ट्रेन हो गई है। 2018 में जो फिस्कल ईयर 2018 था, उसमें पॉकेट का टोटल जो डिविडेंड, कैश डिविडेंड पेड था वो तकरीबन 390 अरब रुपया था। और जो जून 2020 में फिस्कल ईयर खत्म हुआ है उसमें वो अमाउंट रिड्यूस हो गया, 310 बिलियन से भी नीचे चला गया, तकरीबन 22% की रिडक्शन हो गई है। और इस रिडक्शन का अगर ब्रेकडाउन देखते हैं तो आपको नजर आएगा कि एनर्जी सेक्टर में सबसे ज्यादा रिडक्शन आई है डिविडेंड्स में। तो हमारे सर्कुलर डेट ने हमारी मार्केट को भी बहुत ज्यादा डायरेक्टली इफेक्ट किया है, क्योंकि एनर्जी की बहुत बड़ी रिप्रेजेंटेशन है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर। राइट। दूसरा सेक्टर जो इम्पोर्टेंट है फाइनेंशियल सर्विसेज, उसमें जिस तरह के कुछ टैक्सेशन मेजर्स, रेगुलेटरी चेंजेस आए हैं, मिनिमम प्रॉफिट रेट रेजीम से मुताल्लिक, फिर प्लस कोविड के बाद ये सेक्टर जो ज्यादा हिट हुआ, तो ये सेक्टर रेगुलेटरी चेंजेस, सर्कुलर डेट से बहुत ज्यादा इफेक्ट हुए हैं। और दूसरा ये कि जो फॉरेनर्स का पाकिस्तान में, तो ये जब डिविडेंड्स आपके गिरना शुरू हो गए, हमारा एक की सेलिंग पॉइंट ट्रेडिशनली हुआ करता था पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का, जब हम भी रोड शोज करते थे या इन्वेस्टर से बात करते थे तो हम डिविडेंड यील्ड की बात करते थे। अब अनफॉर्चुनेट बात ये हो गया कि हमारी डिविडेंड यील्ड मार्केट की बहुत ज्यादा हर्ट हो गई। डिविडेंड पेइंग कैपेसिटी जो है कंपनीज की, डिविडेंड टू अर्निंग्स रेशियो जो है वो बहुत ज्यादा रिड्यूस हो गई है। और दूसरा ये कि टिपिकली ग्लोबल इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो सर्टेन तरह के सेक्टर्स में जो उस वक्त ग्लोबल थीम्स होती हैं या जो ग्लोबल एनवायरमेंट होता है उसके हिसाब से इन्वेस्ट करते हैं। हमारे यहाँ एनर्जी और फाइनेंशियल सर्विसेज ये दुनिया में शायद उन सेक्टर्स में आ गए हैं, या ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के, जिनको सनसेट इंडस्ट्रीज कहा जाना शुरू हो गया है, टेक्नोलॉजी डिस्ट्रप्शन से ज्यादा इफेक्ट होंगे। इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट ग्लोबली जो है वो उन सेक्टर्स में टेक्नोलॉजी, कंज्यूमर, फार्मास्यूटिकल, इस तरह के सेक्टर्स में जो कि हायर ग्रोथ इन फ्यूचर की इंडस्ट्रीज है उनमें ज्यादा होता है। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली उन सेक्टर्स की रिप्रेजेंटेशन लेस देन 6-7% होगी टोटल स्टॉक एक्सचेंज पे। हमारी जो बेस्ट कंज्यूमर कंपनीज होंगी, कंज्यूमर ब्रांड्स होंगे, जिसमें मल्टीनेशनल शामिल हैं या लोकल कंपनीज शामिल हैं, वो लिस्टेड नहीं है। हमारी जो बिगेस्ट फार्मास्यूटिकल कंपनीज लोकल होंगी वो लिस्टेड नहीं है। हमारी टेक्नोलॉजी कंपनीज की रिप्रेजेंटेशन नहीं है। तो ये एक की फैक्टर है कि हमारे यहाँ, क्योंकि जिन फॉरेन इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट हो सकता है पाकिस्तान में, जिस तरह के वो सेक्टर्स में इंटरेस्टेड है, हमारे यहाँ वो कंपनीज अवेलेबल नहीं है फॉर इन्वेस्टमेंट। वो प्राइवेट स्पेस में एग्जिस्ट करती है, प्राइवेट स्पेस में इन्वेस्टमेंट आ भी रही है। पाकिस्तान में अली बाबा ने आके इन्वेस्टमेंट की भी है, अली पे पाकिस्तान आ चुका हुआ है, और बहुत सारी दुनिया के फंड्स जो है वो प्राइवेट मार्केट्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो प्राइवेट कंपनीज
लिस्टेड स्पेस में आने को तैयार नहीं है, बल्कि बहुत सारे अच्छे अच्छे ब्रांड्स, बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज जो वो इंक्रीजिंगली डीलिस्टिंग की तरफ जाना चाहते हैं, क्योंकि उनका इंसेंटिव टू स्टे लिस्टेड, चाहे वो फिस्कल साइड से हो, टैक्सेशन की फॉर्म में, या वो इंसेंटिव हो इन शेप ऑफ कैपिटल रेजिंग एबिलिटी या रिक्वायरमेंट टू रेज कैपिटल, वो नहीं एग्जिस्ट करता। तो इसलिए हम ये चैलेंज फेस कर रहे हैं। जब तक हम मार्केट को खुद डेवलप करने की कोशिश नहीं करेंगे, ऐसे स्टॉक्स को नहीं लेके आएंगे कि जिसमें ग्लोबल इंटरेस्ट आ सके। हमारे यहाँ इस वक्त जो KSE 100 के अंदर जो मेजर स्टॉक्स होंगे, ये ज्यादातर वो स्टॉक्स हैं जो 2001 से लेकर 2008 के दरमियान लिस्ट हुए। जी बिल्कुल। जो टॉप 10 में से मेरे 6 तो ऐसे ही होंगे। राइट। हमने पिछले 10 सालों में स्टॉक मार्केट में शायद जो उसका ट्रू रोल था कैपिटल फॉर्मेशन का या कैपिटल मोबिलाइज करने का, वो उसने प्ले नहीं किया। और इसमें मेरे ख्याल तमाम स्टेक होल्डर्स ही जिम्मेदार हैं, ब्रोकर्स भी जिम्मेदार हैं, जो बाय साइड के फंड होंगे वो भी जिम्मेदार होंगे। लेकिन ओवरऑल रेगुलेटरी एनवायरनमेंट ऐसा कंड्यूसिव नहीं है कि जिसपे आप इनकरेज कर सके इन बड़ी बड़ी कंपनीज को जो प्राइवेट स्पेस में काम कर रही हैं, जिसमें PNG हो या यूनिलीवर हो या खाड़ी हो या हिल्टन या गेट्स, ये बड़े बड़े नाम मैं आपको बता रहा हूँ, टेलीकॉम कंपनीज हो, वो लिस्ट हो। आसिफ भाई, आपको ये नहीं लगता कि पाकिस्तान के तकरीबन तमाम सेक्टर्स में जो ब्लैक इकॉनमी है उसका एक ड्यू रोल है? और हम देखते हैं कि ब्लैक इकॉनमी की जो मार्केट है और जो एक्स्ट्रा पैसा है, जिसको कहते हैं 50% से ज़्यादा की हमारी ग्रे इकॉनमी है, इसके लिए बार बार हम स्कीम्स भी देखते हैं कि एमनेस्टी स्कीम्स आती रहती हैं। बट वाई इन पर्टिकुलर फॉर द कैपिटल मार्केट? हमने देखा एक ऑटोमेटेड प्रोसेस भी आया था NCSS से, वो नादरा ने वो प्रोसेस रिवोक कर दिया, यानी आपको बगैर कहीं जाए ये वाली अकाउंट ओपनिंग। मैं आपको अपना ज़ाती एक्सपीरियंस बताता हूँ कि शिकागो मर्केंटाइल बॉर्स में हमने अपना एज अ ट्रेडर अकाउंट खोला। इट वाज अ मैटर ऑफ 3 to 4 days, एवरीथिंग ऑनलाइन। पाकिस्तान में ये चीज़ हो गई और फिर रिवोक हो गई। क्या कैपिटल मार्केट से कोई ख़ास किस्म का लगाव है पावर ब्रोकर्स को, सेंटर में बैठे हुए लोगों को, कि सब जगह पैसा जाए, रियल एस्टेट में जाए, हर जगह जाए, यहाँ नहीं आना चाहिए बिकॉज इससे एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो रही है? आई मीन इट्स जस्ट ऑन अ लाइटर नोट। आप सही फरमा रहे हैं। आई थिंक ये तो पॉलिटिकल लेवल पे किसी को ओनरशिप स्टॉक मार्केट के बारे में, क्योंकि जिसका मैंने अपने शुरू में अर्ज की थी ना, एक परसेप्शन का इशू है। कोई ये नहीं सोचता कि जो रोजाना जो अखबार में या टीवी के हेडलाइन सुनता है, एक आम आदमी जो स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं भी कर रहा है, जब उसको ये पता चलता है कि आज स्टॉक मार्केट का इंडेक्स बढ़ा, जिस वजह से भी बढ़ा, तो उसको एक फील गुड फीलिंग होती है, एक फील गुड फैक्टर क्रिएट होता है कि अगर मार्केट ऊपर जा रही है, वो शायद इंटरप्रेट करेगा कि ये ये एक रिफ्लेक्शन है कि चीजें बेहतर हो रही हैं। तो हमारे यहाँ पॉलिटिकल लेवल पे भी कोई स्टॉक मार्केट को सीरियसली कभी लिया नहीं गया। और दूसरा ये जो रेगुलेटरी इश्यूज हैं, क्योंकि ये सेक्टर वो सेक्टर है कि जिसको जो ऑलरेडी बहुत ज्यादा हेवीली डॉक्यूमेंटेड है, यहाँ पे हर चीज की मनी एग्जिस्ट करती है, और अभी से नहीं, बहुत पिछले 20 सालों से एग्जिस्ट करती है। राइट। तो उसी को जब भी आपने को कंप्लायंस इंटरनेशनली पूरी करनी होती है, तो इन्हीं सेक्टर्स के ऊपर बहुत ज्यादा बोझ आ जाता है। और दूसरा ये कि शायद क्योंकि हम इस प्रोसेस में, हमारे रेगुलेटर भी ऐसे ऐसा सीख रहे हैं। अब सेंट्रल बैंक की शायद एबिलिटी टू रेगुलेट एंड मैनेज वो ओवर द डेकेड ज्यादा इवॉल्व हुई भी है। हमारे रेगुलेटर्स भी प्रॉब्ली विल गेट देयर। राइट। लेकिन अभी तक जो है वो आपको गवर्नमेंट के लेवल पे कोई सीरियसनेस, कोई पॉलिटिकल विल नजर नहीं आती कि वो कैपिटल मार्केट्स की तरफ तो ज्यादा तवज्जो दें। शायद उनके प्रायोरिटी लिस्ट में कैपिटल मार्केट अगर आती है तो शायद बहुत नीचे आती है। Right. तो ये मेरे ख्याल से एक की रीजन है। Understood. Asif bhai, we will now take a short break, and after the short break I will only ask 2 questions, one relating to the financial inclusion और दूसरा circular debt की कोई permanent resolution के लिए हम आपसे advice लेंगे। So नाज़रीन, we will now take a short break. Let's meet after a short break. Welcome back नाज़रीन। हम वक्फे से पहले आसिफ भाई से बातचीत कर रहे थे कि व्हाट आर द इश्यूज़, व्हाई फॉरेनर्स आर शाय ऑफ एंटरिंग इनटू आवर मार्केट,
और इस सेगमेंट में वी आर गोइंग टू आस्क टू थिंग्स, solicit guidance from आसिफ भाई on two things. One relating to the permanent resolution, or what is the permanent solution for the circular debt, और दूसरी चीज़ फाइनेंशियल इंक्लूजन. फाइनेंशियल इंक्लूजन हैज़ बीन अ टॉपिक जो कि सिर्फ किताबों में, स्टेट बैंक के लिखे हुए डॉक्यूमेंट्स में, एशियन डेवलपमेंट बैंक की दी गई एडवाइसेस में मौजूद है. बट व्हेन वी सी ऑन द ग्राउंड, स्टेट बैंक की हद तक तो हम देखते हैं कि आमा इंट्रोड्यूस हो गया. देयर आर नंबर ऑफ कंपनीज जिनको स्टेट बैंक ने इनकरेज किया कि उन्होंने आसान मोबाइल अकाउंट और इस तरह की फैसिलिटीज़ दी कि लोग गाँवों में बैठकर और ये जो टेलीटेक्स मॉडल के सेल फ़ोन होते हैं उसके ज़रिए भी अकाउंट खोल सकें. यानी अपना शनाख्ती कार्ड नंबर और बेसिक इन्फॉर्मेशन वो भेजते हैं और उनके नियरेस्ट एरिया की ब्रांच में उनका अकाउंट खुल जाता है. बट व्हेन वी लुक एट दी कैपिटल मार्केट एंड इट्स रेगुलेटर, तो यहाँ पर इतना इंथुजियास्ट और एक्साइटमेंट हमें नहीं दिखती. सो आसिफ भाई, आई वुड लाइक टू सीक योर एडवाइस ऑन द फाइनेंशियल इंक्लूजन थिंग. Do you think this has been gotten lost somewhere? इसमें इतनी इंटरेस्ट और इंथुजियास्ट नहीं दिखता. बल्कि मुझे तो याद आता है कि मेरे एक कुलीग होते थे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में, उन्होंने कहा कि मुझे तो डांटा है किसी ने कि तुमको चाहिए होगा इन्वेस्टर, यार हमें नहीं चाहिए भाई. सो वाई कैपिटल मार्केट में हमें ये चीज़ नहीं दिखती? आई थिंक ये हमने जो पॉइंट्स पहले डिस्कस किए हैं कि रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो है हमारा वो इस तरीके से फिलहाल स्ट्रक्चर्ड है जो इनकरेज नहीं करता कि ब्रोकर्स को, इवन मैं एक ब्रोकरेज कंपनी का चेयरमैन हूँ तो हम भी बड़े रिलक्टेंट होंगे कि जो वॉक इन कस्टमर्स हो या जिनको हम बहुत ज़्यादा क्लोजली नहीं जानते उनको रीच आउट करें और उनको ऐड करें एज क्लाइंट बेस. उसकी मेन वजह यही है कि जो रिक्वायरमेंट्स पाकिस्तान में हो गई हैं वो कल्चरली या फॉर वेरियस रीजंस उनको इम्प्लीमेंट कराना इतना आसान नहीं है. लोग रिलक्टेंट होते हैं अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करने से मुतालिक. उनके प्राइवेसी कंसर्न्स होंगे. कराची जैसे शहर में बहुत सारे लोग अपनी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन देते हुए लॉ एंड ऑर्डर की वजह से भी डरते होंगे कि वो इंफॉर्मेशन गलत हाथों में ना चली जाए. तो ये सारे कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स है. इसमें एक सेंट्रलाइज्ड मैकेनिज्म अगर पाकिस्तान में बन जाए कि ब्रोकर्स या कैपिटल मार्केट जो होते हैं वो प्राइमरी अकाउंट तो होल्ड नहीं कर रहे होते, वो डायरेक्टली को डिपॉजिट तो नहीं करा सकते इनके पास. वो सारे पैसे तो चैनल होके बैंक से ही आते हैं. रिस्ट्रिक्शन आप लगा सकते हैं बैंक के ऊपर, एक खास बैंक से डील हो सकती है. आसिफ भाई, विद योर परमिशन आई वांट टू से वन थिंग. देखिए, बैंक अकाउंट खुलना मैंने आपको बताया कि इतना आसान कर दिया कि वो कहते हैं 5 मिनट में यू कैन ओपन एन अकाउंट जहाँ पे एक्चुअली पैसा रखा जा रहा है. वो चोरी का है, कैसा है, वो सारी चीज़ें बैंकिंग सेक्टर पे फैटफ के कॉन्टेक्स्ट में उससे ज़्यादा स्ट्रिक्टली अप्लाई होती हैं. पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के कॉन्टेक्स्ट में नेशनल क्लियरिंग कंपनी को डेजिग्नेट कर दिया गया है एज अ नो योर क्लाइंट एजेंसी. सो जब ये चीज़ रेगुलेटर ने एक दैट इज़ एन अथोराइज इंटरमीडिएटरी एंड अ फ्रंट लाइन रेगुलेटर जिसके पास अब ये चीज़ आ गई है. सो अब तो आई थिंक इस चीज़ पर थोड़ा सा नज़र करम होना चाहिए कि दिस ऑल शुड बी थ्रू एन ऑटोमेटेड प्रोसेस. सानी अपना अकाउंट खोल लें, NCCPL से UIN का नंबर आ जाए और वो फिर जिस ब्रोकर के पास चाहे चले जाए. जी, ये सिस्टम तो सानी साहब इम्प्लीमेंट हो चुका है, लेकिन क्योंकि ये नई चीज़ है, ये पिछले कुछ माह में इसकी इम्प्लीमेंटेशन वगैरह जो है वो स्टार्ट हुई है, तो इसकी वजह से यहाँ पे नेशनल क्लियरिंग के एंड पे भी ये प्रोसेस पूरे तरीके से स्ट्रीमलाइन या उतना एक्सपेडाइट होके या इतना एक्सेलरेटेड पेस पे नहीं चलता. इसमें टाइम लगेगा पहुंचते. दूसरा, ब्रोकर रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उससे तो एग्जॉनरेट नहीं हुआ अभी तक. और दूसरा ये है कि जो कोई ब्रोकरेज अकाउंट जो है उसके अंदर 25,000 रुपए से ज्यादा कैश ट्रांजैक्शन नहीं हो सकती. ज्यादातर लोग 25,000 की भी कैश ट्रांजैक्शन को एक्सेप्ट नहीं करते. इतना मैं अपनी एग्जाम्पल दे सकता हूँ. हम तो 1 रुपए भी किसी इन्वेस्टर का कैश अपने अकाउंट में एक्सेप्ट नहीं करते. तो जब बैंक के थ्रू सारी ट्रांजैक्शन होनी है, बैंक ऑथराइज है कि वो अगर कोई STR जनरेट करना चाहे, उसको सस्पिशियस ट्रांजैक्शन लगे सोर्स ऑफ फंड से मुतालिक, वो प्राइमरी सोर्स था जहां से बैंक ब्रोकरेज के पास पैसे जाते हैं. तो आई थिंक दे शुड बी इन अ पोजीशन, दे आर एक्चुअली इन अ बेटर पोजीशन कि वो उस पर रिपोर्ट कर सकते हैं. इस वक्त कंप्लायंस की का बहुत बड़ा बर्डन ब्रोकर्स के ऊपर आ जाते हैं जिनके ऑपरेशन इतने बड़े नहीं होते कि वो कंप्लायंस की इस किस्म की रिक्वायरमेंट्स को अगर नंबर ऑफ क्लाइंट्स बहुत ज्यादा बढ़ जाए कि वो उसको मीट कर सके. तो ये हो सकता है विद टाइम, जब हम 6 महीने बाद या साल के बाद
बात करें तो हो सकता है कि नेशनल क्लियरिंग का प्रोसेस जो यूनिफाइड केवाईसी सिस्टम का, जो सेंट्रलाइज केवाईसी सिस्टम का है, वो इस कदर इम्प्रूव हो चुका हो कि अकाउंट खोलना बहुत आसान हो जाए। ओके आसिफ भाई, ज़रा आखिर में बता दें सर्कुलर डेट का परमानेंट सोल्यूशन आपके ख्याल में क्या है? यानी तो सर्कुलर डेट इटसेल्फ जो है वो इतना बड़ा टॉपिक है, उसमें अगर बात करने की शुरू करेंगे तो मेरा ख्याल है एक प्रोग्राम रिक्वायर्ड है। मैं आपको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करता हूँ, जो मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग है। देखिए, सर्कुलर डेट दो जो मेन पाकिस्तान में ओरिजिनेट हो रहा है वो पावर सेक्टर पे हो रहा है। इसका ओरिजिन में अगर आप हिस्ट्री में जाएंगे 2007 फिस्कल ईयर से स्टार्ट हुआ। जिस वक्त ये ऑयल प्राइसेस पाकिस्तान में शार्पली बढ़ी थी, उस वक्त ये सर्कुलर डेट की एक्युमुलेशन स्टार्ट हुई थी। ये वो टाइम था जिस वक्त पावर जनरेशन में गैस का शेयर जो था जनरेशन के अंदर वो रिड्यूस हुआ और ऑयल का बहुत ज्यादा बढ़ गया था और ऑयल की प्राइस मैसिवली ऊपर चली गई। वहां से ये प्रोसेस स्टार्ट हुआ था। उसके बाद 2007 से लेके 2020 तक 14 फिस्कल ईयर्स में मिला के गवर्नमेंट ने जो डायरेक्ट कैश सब्सिडी दी हुई है टू पावर सेक्टर, टैरिफ डिफरेंशियल की फॉर्म में या अदर फॉर्म्स में जो इंजेक्शन की है, वो तकरीबन 3500 अरब रुपए, 3.5 ट्रिलियन रुपीज फंड। उसके अलावा 2.2 ट्रिलियन का डेट अभी सर्कुलर डेट अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है। अगर 3.5 ट्रिलियन की अगर आप फाइनेंसिंग की कॉस्ट डाल लें, क्योंकि गवर्नमेंट ने बोरो करके वो पैसे पे किए हुए थे, तो वो अमाउंट 2-2.5 ट्रिलियन और मिल जाता है। तो ये एक इतना मैसिव होल है हमारे फिस्कल अकाउंट्स के अंदर, फिस्कल रिसोर्सेज पे इतना बड़ा ड्रेन है कि इसको रिजॉल्व किए बगैर ये मुल्क आगे चल नहीं सकता। अब इसका ओरिजिन पावर सेक्टर है। अब इसमें आप एक सिंगल फैक्टर को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, लेकिन जिस तरह अभी वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट न्यूज़पेपर्स में रिसेंटली कोट हुई थी, एक रीजन जो है पावर सेक्टर की सर्कुलर डेट एक्युमुलेशन का, वो ये भी है कि हमारी जनरेशन कॉस्ट हाई है। और जनरेशन कॉस्ट पिछले कुछ सालों में जो बढ़ी है उसकी मेन वजह यह है कि हमने कैपेसिटी एडिशंस काफी बड़ी फ्रंट लोडेड टैरिफ की स्ट्रक्चर्स में की है। तो हमारी कैपेसिटी पेमेंट जो कि सालाना तकरीबन 200 से 250 अरब रुपए हुआ करती थी 2016 तक, वो फिस्कल ईयर 2020 में तकरीबन 900 अरब पे पहुंच चुकी हुई है। और अगले सालों में इसमें मजीद सबसे ज्यादा इजाफा होगा क्योंकि नए प्लांट ऐड हो रहे हैं। डिमांड जनरेशन की जो इलेक्ट्रिसिटी की है वो सेम रेट से ग्रो नहीं की, जिसकी वजह से हुआ यह कि हमें फिक्स पेमेंट्स को रिलेटिवली स्मॉलर डिनोमिनेटर के ऊपर डिवाइड करना पड़ा है और इसकी वजह से हमारी कॉस्ट इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर गई है। अब इसमें एक एफर्ट की जा रही है। ये देखिए, ये इसका एक सोल्यूशन कोई एक सिंगल चीज रिजॉल्व नहीं कर सकती। आपको गवर्नेंस पे, आपको कंपनीज की रीस्ट्रक्चरिंग पे, इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर, इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ एनर्जी यूज, ये बहुत सारे एरियाज है जिसपे आपको एक बड़ी कंसिडर्ड एफर्ट करके, बड़ी कोऑर्डिनेटेड एफर्ट करके और बड़ी मेहनत करके आप ये इसका किसी डायरेक्शन में डाल सकते हैं और इसको रिजॉल्व कर सकते हैं। इसमें मुझे कोई शक नहीं है। इसमें एक चीज जिसपे अभी काम हो रही है वो ये है कि कैपेसिटी पेमेंट्स, क्योंकि फ्रंट लोडेड बहुत ज्यादा है। ये प्रोजेक्ट जो होते हैं उनके पीपीए होते हैं कोल प्लांट्स के 30 साल के, न्यूक्लियर प्लांट्स के 40 साल के, इनकी एक्चुअल लाइफ इससे कहीं ज्यादा होती है। उनके डेट रीपेमेंट्स जो होती हैं वो पहले 10 साल में कंप्लीट कर दी जाती हैं। तो ये टैरिफ स्ट्रक्चर को आप स्मूथ आउट कर सकते हैं। इस कैपेसिटी पेमेंट के कर्व को फ्लैटन करने की जरूरत है और इस पे ऑलरेडी कुछ फीचर तक काम शुरू हो गया है, लेकिन इतना शायद कोऑर्डिनेटेड, इतना इफेक्टिव नहीं है क्योंकि गवर्नमेंट की अपनी कैपेसिटी लिमिटेड है। राइट, अंडरस्टूड। आसिफ भाई, आखिर में ड्यूरिंग दिस कोविड पीरियड what would be your message to the market participant के investors को क्या कहना चाहेंगे कि ये जो अरसा है how should they look at the Pakistani market? देखिए, कोविड तो खैर एक ग्लोबल फिनोमेना है और मेरा ख्याल है जितनी मैंने समझने की कोशिश की है अभी तक इस डिजीज के बारे में, जो सबसे बड़ी जो चैलेंज है वो ये कोई भी इसको शायद समझ नहीं सका कि उसके फैलाव की और उसकी फर्टिलिटी रेट और हर मुल्क में डिफरेंट किस्म के हालात हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में अभी तक का जो डेटा है और जो ट्रेंड चल रहे हैं उसमें ये लग रहा है कि ये वेदर की वजह से या डेमोग्राफिक या और फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ये डिजीज उस किस्म की जो फेयर्स थे, वो वर्स्ट केस सिनेरियोस, वो शायद हमारे यहाँ अभी तक नहीं हुए और दुआ ये रखनी चाहिए कि आगे भी ना हो। तो हमारी इकोनॉमी जो उसकी इनिशियल एक्सपेक्टेशंस थी, लोगों के जो फेयर्स थे, उससे तो किसी हद तक बाहर निकलती हुई नजर आ रही है। हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर, अभी रिसेंट डेटा, चाहे आप जून का डेटा देखें सीमेंट का या यूरिया सेल्स का या 2 व्हीलर्स की सेल्स का, ये जनरल लोगों से बात करें, एग्रीकल्चर इकोनॉमी बेहतर परफॉर्म कर रही है।
जो अर्बन सेंटर्स की इकोनॉमी है उसमें क्योंकि कोविड की वजह से अभी भी सेमी लॉकडाउन सिचुएशन चल रही है, लोगों में फेयर है, तो रिटेल सेल्स इफेक्ट हुई भी है। लेकिन इंशाल्लाह जिस तरह ये ट्रेंड चल रहा है आगे जाते हुए चीजें बेहतर होंगी और मैं तो काफी होपफुल हूँ कि 2000 जब इंटरेस्ट रेट्स का लेवल भी नीचे आ गया हुआ है, गवर्नमेंट ने फिस्कल स्पेंडिंग भी काफी की है, स्टेट बैंक ने बड़ी सपोर्टिव पॉलिसीज फॉलो की है, तो ग्रोथ जो पिकअप करेगी तो कंपनीज की प्रॉफिटेबिलिटी में भी इजाफा होगा। लेकिन सस्टेन बेसिस पे इकोनॉमी मार्केट को चलाने के लिए अगेन वो सेम पॉइंट पे वापस आ जाते हैं, जब तक कि आप एक सस्टेनेबल सोल्यूशन एनर्जी का नहीं निकालेंगे, सर्कुलर डेट का, उस वक्त तक शायद ये चीजें चल नहीं सकेंगी। अंडरस्टूड। आसिफ भाई, थैंक यू वेरी मच, आपका वक्त निकालने का बहुत बहुत शुक्रिया। ऑन बिहाफ ऑफ GTV आई एम ग्रेटफुल टू यू वंस अगेन फॉर टेकिंग आउट टाइम। हमें इजाज़त दीजिए आसिफ भाई, अल्लाह हाफ़िज़। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थे आसिफ साहब, आप ऑप्टिमस कैपिटल मैनेजमेंट के चेयरमैन ऑफ द बोर्ड हैं। आसिफ भाई ने हमसे तफसीली गुफ्तगू की और हमारे नाज़रीन के साथ शेयर किया कि वो कौन से मसाइल हैं जिसकी वजह से एक आम पाकिस्तानी शाय ऑफ करता है और पाकिस्तानी कैपिटल मार्केट में नहीं आना चाहता। हमने ये भी डिस्कस किया कि इस रीजन में अगर लोएस्ट पार्टिसिपेशन रेशो का सहरा पाकिस्तानी कैपिटल मार्केट के सर है तो उसका ज़िम्मेदार कौन है और उसकी वजूहात क्या है। आपने तफसील से गुफ्तगू की और हमें ये भी बताया कि आखिर पाकिस्तान के स्टार कॉर्पोरेट्स वाई आर दे रिलक्टेंट टू कम एंड गेट लिस्टेड ऑन द पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। आपने ये भी बातचीत की कि अगर फॉरेनर्स के लिए हम मार्केटिंग करेंगे और उनको जाकर बताएंगे कि पाकिस्तानी कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट करें, जैसे कि पहले रोड शोज़ होते थे, तो उनको जाके हम क्या बात करेंगे। हमारे इंडेक्स में मेजर पार्टिसिपेशन एनर्जी सेक्टर की है जिसमें रिफॉर्म्स ओवरड्यू हैं। सर्कुलर डेट का मसला लगता है कि सिवाय बातों के इससे आगे बढ़ने को कोई तैयार नहीं है। सो ऐसे में कोविड-19 के एरा में व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम द फॉरेनर? हाउ कम यू एक्सपेक्ट फ्रॉम अ फॉरेनर टू कम एंड इन्वेस्ट इनटू अ मार्केट जहाँ पे बैंकिंग सेक्टर ने आगे चलना नहीं है, जिसका 11-12% वेटेज है, एनर्जी का 25-30% वेटेज है, जिसमें रिफॉर्म्स आप करने में संजीदा नहीं नज़र आते। सो इस सिचुएशन में डाउन द रोड 1 साल से 2 साल का जो लैंडस्केप है वो सिवाय मायूसी के कोई और अच्छी पिक्चर पेंट करता हुआ नज़र नहीं आता। आसिफ साहब ने ये वाली बात भी की कि 3 से 4 बिलियन डॉलर के इनफ्लो के बाद पाकिस्तान में ज़रूरत है इस बात की कि पाकिस्तान में मानी खेज़ रिफॉर्म्स की जाएँ और सस्टेन कोई प्लानिंग की जाए जो कि 4 से 5 साल के अरसे की हो और फिर उस टाइम बाउंड एक्शन प्लान के ऊपर रेगुलेटर, स्टेक होल्डर्स जो हैं वो मिलकर अमल दरामद करें। हमने ये भी डिस्कशन किया कि स्टेट बैंक और सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन में एक बुनियादी फ़र्क नज़र आता है। फाइनेंशियल इंक्लूजन का डॉक्यूमेंट लगता है कि अब सिर्फ डस्ट ही अट्रैक्ट कर रहा है। स्टेट बैंक ने तो कार्रवाई दिखा दी, बैंकों को पाबंद कर दिया और हमने देखा कि आमा के नाम से एक कंपनी है VRG, उसने फैसिलिटी भी लॉन्च कर दी और स्टेट बैंक बैंकों के पीछे पड़ा हुआ है कि आप ऑनलाइन तरीके से फैसिलिटेट करें और लोग घर बैठे अकाउंट खोल सकें। लेकिन कैपिटल मार्केट में हम देखते हैं कि पार्टिसिपेशन भी नहीं है, लोगों का इंटरेस्ट भी नहीं है। रियल एस्टेट में हमने देखा और सुना और जाना आसिफ भाई से, पैसा लगाना आसान है बट कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट करना चूहे शीर लाने के बराबर है। सो नाज़रीन, वी होप एंड एक्सपेक्ट कि रेगुलेटर इन चीज़ों को जिनकी निशानदही की गई है इनका जायज़ा लेंगे और इनको एड्रेस करने की अपनी सी कोशिश ज़रूर करेंगे। नाज़रीन, वक्त निकालने का शुक्रिया। अगले हफ्ते किसी नए मौजू के साथ हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।